अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज एपिसोड 73। आज के हमारे एपिसोड में 3 अलग लेकिन इंतहाई खौफनाक और चिलिंग जिन स्टोरीज शामिल हैं और इन स्टोरीज़ को सबमिट किया है किरत रिजवी, नूर भट्टी और सकलैन मलिक ने। अगर आप भी इस चैनल के थ्रू दूसरों तक अपनी कहानियाँ पहुँचाना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल के ऊपर आप अपनी कहानियाँ लिखकर सेंड कर सकते हैं। यही ईमेल डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं आज के अपने एपिसोड की तरफ। मैं ज़िला चकवाल की तहसील डिस्ट्रिक्ट चोआ सेदन शाह का रहने वाला हूँ। हमारा ये इलाका ऊंचे पहाड़ों और बागात से भरपूर अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन नमूना है। हमारा घर जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बेस्ड है। हमारी एक कंप्लीट हवेली है जिसमें मेरे सारे चाचा रहते हैं। ये जगह जहाँ हमारी हवेली है मेरे दादा अबू को पार्टीशन के कुछ ही अरसे बाद बहुत कम दाम में मिली थी। ये जगह हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करती थी जहाँ हिंदू अपने मरने के बाद आखिरी रसूमात को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब पार्टीशन हुई तब से ये जगह फ्री थी। पुरअसरार वाक़यात इतने सारे हैं कि एक बार में मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ दूर दूर तक मशहूर था कि हमारी हवेली पुरअसरार है, क्योंकि पार्टीशन के टाइम से वीरान थी। तकरीबन 30 से 40 साल बाद हमारी ये जगह वजूद में आई। मेरे साथ ये वाक़या 2014 में पेश आया था जब मैं एक टीनेजर था। हमारे यहाँ गैर मामूली चीज़ें होना आम बात थी, जैसे चीज़ों का गायब हो जाना, रात को बिल्लियों की गुस्से से आवाज़ें आना, गाय भैंस और कुत्तों का एक जानब देखकर बोलना। ये सब हमारे लिए मामूल बन चुका था। एक रात की बात है जिस दिन मेरा टैबलेट आया था दुबई से, जो मेरे भाई ने मेरे लिए भेजा था। सारा दिन हम कज़न उस टैबलेट पर खेलते रहे। रात को भी मुझे चैन ना आया। अब एक नई चीज़ आई थी और थी भी डिजिटल, और मुझे उसे खेलना बेहद पसंद भी था। एक किस्म की एडिक्शन हो चुकी थी। तो मैंने कहा क्यों ना दोबारा खेला जाए। मौसम तब गर्मियों का था, इसी वजह से सब रात को छत पर खुले आसमान के नीचे सोया करते थे। मुझे याद है उस रात को चांद की हल्की हल्की रोशनी से आसपास सब नुमाया था। मैं चादर ऊपर लेकर गेम्स के मज़े ले रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कान के साथ मुंह लगाकर सांस ले रहा हो। मुझे लगा कि शायद मेरा कज़न होगा, लेकिन जब मुकम्मल तौर पर मैं उठा और मैंने उठकर जायज़ा लिया तो कोई भी न था। मैंने इसे अपना वहम समझा और फिर गेम खेलने लगा। 2-3 बार फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी मैं सोच ही रहा था कि हमारा कुत्ता बार बार मेरी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। जब मैंने होश संभाली और चारपाई से उतरने लगा तो कोई अजीब सी ठंडी सी चीज़ मेरे पास से गुजरी और मेरे पाँव पर मुझे किसी गीलेपन का एहसास हुआ। मैंने हाथ लगाया तो पता चला कि ये गीला है और किसी चिपचिपी चीज़ से। अब मुझे उलझन हो रही थी। मैं पानी से भरी हुई बाल्टी के पास गया, पाँव को साफ़ किया और वहीं पर थोड़ी दूर पीपल के घने दरख्त के नीचे जाकर मैंने पखाना भी कर दिया। कोई मेरा यकीन करे या ना करे, पखाना करने के बाद वहाँ से मुड़ते हुए जो थप्पड़ मेरी कमर पर रसीद हुआ था वो इतना ज़ोरदार और ताकत से भरपूर था कि मेरा पूरा जिस्म हिलकर रह गया था। मैंने शोर करना शुरू कर दिया, अपनी वालिदा को मुखातिब करने लगा। उसी दौरान मैंने दरख्त की टहनी पर देखा कि एक लड़की नुमा वजूद है जिसके कपड़े सफ़ेद मालूम हो रहे हैं और कद बेहद लंबा और पतली सी उसकी जिसामत। कुत्ता जब से मैं चारपाई से उठा था तब से भौंकी जा रहा था और इस बात को अब 10 मिनट हो चुके थे। अब मुझे एहसास हुआ कि वो क्यों भौंक रहा था सिर्फ मेरी तरफ देखकर। घर वाले मेरे शोर से उठ गए और मेरी चाची ने मुझे आकर संभाला, लेकिन मैं तब तक बेहोश हो चुका था। वो बताती हैं कि उन्होंने उस दौरान दरख्त से एक सफ़ेद धुआं उठता हुआ देखा था। इसके बाद सुबह मेरी कमर पर लाल निशान वाजिया था। मेरी अम्मी ने मस्जिद के कारी साहब से रुजू किया और नतीजतन ये पता चला कि कोई गैर मरी मखलूक थी जिसकी वजह से इसकी कमर पर ये निशान पड़ा है, लेकिन अब वो वहाँ से जा चुकी है। अब इस बात को 8 साल होने वाले हैं। वो वजूद जो मैंने उस रात को देखा था मेरे ख्वाबों में कई बार आया और चुड़ैल की सूरत में, और उसको लगातार ख्वाब में मैं मुसलसल 6 साल तक देखता रहा।
और उसका काम एक ही होता था कि वो मुझे ज़मीन के अंदर ढकेलती थी। हर साल मुझे 2-3 बार इस तरह के ख्वाब आते थे जिसमें उसने काला लिबास पहना होता था। कभी मुझे कुएं के अंदर ढकेल कर ले जाती, तो कभी हवा में, तो कभी आसमान में कहीं ले जाती। जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ये ख्वाब आना मुझे बंद हो गए हैं। लेकिन उस हवेली की हालत अभी भी ठीक नहीं है। न जाने क्या है क्या नहीं, जो हमारी इंसानी सोच से परे है। ये वाक़या मेरी नानी की कज़न के साथ पेश आया, जो कि नानी की खाला की बेटी थी। मेरी नानी और उनकी फैमिली लियाकताबाद में रहती थी। मेरी नानी की कज़न, जो कि बेहद खूबसूरत थी, वो ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। बताया जाता था कि उनके बाल उनकी कमर तक, बल्कि उससे भी नीचे लंबे हुआ करते थे। एक दिन वो गुस्ल करके खुले बालों के साथ ही छत पर चली गई, वो भी मगरिब के वक्त। उनका जो भी काम काज था उस वक्त उन्होंने वहाँ पर मुकम्मल किया और उसके बाद वो नीचे आ गई। लेकिन उस दिन के बाद से उनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। कभी उन्हें किसी की आवाज़ आती कि कोई उन्हें बुला रहा है, कभी कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलती, तो कभी उनकी आँख अचानक खुल जाती। अब वक्त गुजरता गया और उनकी शादी की उम्र आन पहुँची, तो एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया, और वो रिश्ता भी बगैर किसी रेफरेंस के आया था। वो लड़का बेहद खूबसूरत मालूम होता था। पहले तो समझ नहीं आया कि ये किन लोगों की तरफ से रिश्ता भेजा गया है, लेकिन फिर ये भी जहन में आया कि शायद कहीं उन्होंने देखा हो। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को आपकी बेटी बेहद पसंद है और ये उसे शादी करना चाहता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस शादी के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, जिसे सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ था। और वो शर्त ये थी कि हम आपकी बेटी को ले जाएंगे और कभी आपसे मिलने वो वापस नहीं आएगी। उसके बदले आप जो चाहे हमसे मांग ले, रुपया, पैसा, जायदाद, कुछ भी। फिर नानी के खालू ने उनसे पूछा कि आपने ऐसी शर्त आखिर क्यों रखी है। फिर उस लड़के की फैमिली ने बताया कि एक रोज़ आपकी बेटी मगरिब के वक्त छत पे बाल खोले आई थी। हमारा वहाँ से गुजर हो रहा था, तो हमारा बेटा आपकी बेटी पर आशिक हो गया और उसको आपकी बेटी से शादी करनी है। ये सब सुनकर खालू घबरा गए और कहा कि हम अपनी बेटी से हरगिज़ अलग नहीं हो सकते और ये शादी आपसे नहीं करवा सकते। उस लड़के की फैमिली ने पलटकर बस इतना ही कहा कि आप सोच लें, आप पछताएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इस वाक़े के बाद खालू उनकी बेटी का रिश्ता देखने लगे ताकि इनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। एक जगह रिश्ता तय किया गया और शादी भी हो गई। मगर शादी के बाद जब भी उनके घर औलाद होती तो वो पैदा होते ही वफ़ात पा जाती। फिर उनके वालिद ने किसी मौलाना से रब्ता किया, उन्होंने चंद दुआएं बताई। फिर उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जो मुश्किल से 5-6 महीने का होने के बाद वफ़ात पा गया। मौलाना से पता किया तो मालूम हुआ कि उनके बच्चों को जिन्नात ले जाते हैं। उसके बाद नानी की कज़न की हालत भी ख़राब होने लगी। वो बहुत बीमार रहने लगी। हर तरह से इलाज करवाया, लेकिन उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई और आखिरकार उनका भी इंतकाल हो गया। मेरा नाम नूरुल हसन है और ये कहानी मेरे नाना अबू के छोटे भाई की है, जिनका नाम नशनास सकलैन था। एक तरफ से वो मेरे दादा अबू भी लगते थे, क्योंकि रिश्ता कुछ ऐसा था। खैर, उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे नाना अबू ने हमें अपनी एक रियल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। वो कहते हैं कि मैं 19 या 20 साल का था जब वो फैसलाबाद के मंसूराबाद के इलाके में रहते थे। उनके कुछ दोस्त हुआ करते थे जो उनकी रिहाइश से काफ़ी दूर रहते थे। एक रोज़ सब दोस्तों ने मिलकर फ़ैसला किया कि हम रात के वक्त मूवी देखने सिनेमा जाएंगे। करीब 12:30 बजे वाला शो देखेंगे। उन सब के पास उस वक्त साइकिल हुआ करती थी। उन्होंने एक मखसूस पॉइंट रखा था जहां आके सब इकट्ठे होंगे 12 बजे और फिर वहां से वो मूवी देखने के लिए रवाना हो जाएंगे। और वो पॉइंट जहां उन्होंने इकट्ठा होना था फैसलाबाद का, वो बेसिकली अब्दुल्लापुर का पुल था। खैर, वो सब इकट्ठे हुए वहाँ पर उसी पॉइंट पर और मूवी देखने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने मूवी देखी, फिर एंजॉय किया
और वापसी पर फिर उसी पॉइंट यानी कि अब्दुल्लापुर के पुल पे इकट्ठे हुए। अब वहाँ से सब ने अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना था। अब वक्त तकरीबन 2:45 का हो चुका था रात के। वो सब उसी पॉइंट से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। मेरे नाना अबू भी अपने घर की तरफ रवाना हुए। अभी नाना अबू अब्दुल्लापुर के पुल से नीचे उतर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में तैयार शुदा लड़की जो करीब 20 से 25 साल के दरमियान की होगी, वो उनको पुल के नीचे सामने इशारा कर रही है। मेरे नाना अबू ने समझा कि शायद मुझसे लिफ्ट मांग रही है, लेकिन उनको थोड़ा अजीब भी लगा कि इतनी रात गए इतने सुनसान रास्ते में ये अकेली तैयार शुदा लड़की कर क्या रही है। खैर उन्होंने उस लड़की को क्रॉस किया और थोड़ा सा आगे जाके साइकिल रोक ली। अब मेरे नाना अबू घबराए भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को रद्द किया और साइकिल रोक ली। लड़की उनके पास आई। नाना अबू ने देखा कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। लड़की ने कहा कि मुझे थोड़ा सा आगे जाकर उतार दें, और इसी के साथ लड़की साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठी और नाना अबू साइकिल चलाने लगे। लेकिन उनको साइकिल पर लड़की के बैठते हुए उसका वज़न बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, पर वो साइकिल चलाते रहे। उनका दिमाग उनको तंग कर रहा था कि ये कुछ और ही चक्कर है। उनको पता था कि चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं। और फिर उन्होंने लड़की के पैर की तरफ अपनी नज़र डाली और नज़र इस तरह से डाली कि लड़की को पता ना चले। उन्होंने देखा कि लड़की के पैर तो नज़र ही नहीं आ रहे। खैर उनको ये खदशा हो चुका था कि मेरे साथ कुछ उल्टा हो रहा है। अब वो घबराते घबराते साइकिल ही चलाते रहे। लड़की ने कंधे पर फिर अचानक हाथ रखा और कहा कि बस यहीं पर उतार दो। लड़की उतरी तो नाना अबू ने एक दफ़ा फिर कोशिश की कि लड़की के पैर देखे जाएं, और उसी तरह कोशिश की कि लड़की को पता ना चले। और इस बार लड़की ज़मीन पे खड़ी थी। जब नाना अबा ने लड़की के पैरों पर नज़र डाली तो वो हैरान हो गए, क्योंकि लड़की के पैर ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन से कुछ इंचेस ऊपर हवा में फ्लोट करते महसूस हो रहे थे। ये मामला तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक का था और लड़की ने उनको कुछ नहीं कहा। खैर इसके बाद नाना अब्बू की अंदर से बस हो चुकी थी। उन्होंने साइकिल भगाई और थोड़ा आगे जाके पलट के देखा तो वो लड़की नाना अब्बू पे हंस रही थी और बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी और बाकायदा आवाज़ आ रही थी उन्हें। उन्होंने और तेज साइकिल चलाई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। नाना अब्बू ने कांपते कांपते साइकिल भगाई और अपने घर की गली के कोने पर गिर पड़े। साइकिल को उधर ही छोड़ दिया और दौड़ लगाई घर की तरफ। जूं ही घर पहुंचे तो वो बेहोश हो गए। खैर सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने घर वालों को बताया और एक और बात पता चली कि उन्होंने घर वालों से बगैर इजाज़त लिए मूवी देखने का प्लान बनाया था, जिस पर उनके वालिदैन से उनको काफ़ी डांट डपट पड़ी। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वालिदैन की बात मानने में ही बेहतरी होती है। खैर इस बात को हफ्ता गुजरा और उनके बुखार में बेहतरी आई। उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली कि आज के बाद वो रात के वक्त इस तरह से कभी नहीं निकलेंगे। फिर उनके दोस्त उनका पता लेने के लिए उनके पास आए और नाना अबू ने अपने दोस्तों को उस सब वाक़े के मुतालिक बताया तो उनके दोस्तों ने भी कहा कि उस रात को उन्हें एक औरत दिखाई दी थी, किसी को सड़क के दरमियान में बैठे हुए तो किसी को सड़क पर गुजरते हुए, मगर उनमें से किसी ने उस औरत की तरफ खुद को मुतवज्जो नहीं किया क्योंकि उनको खदशा हो गया था कि ये कोई गलत ही चीज़ है। खैर नाना अबू ठीक हो गए और वो अपनी आम जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।